मामला फिट। देखो अब ध्यान से समझो ये चैप्टर, एक चीज़ ध्यान से समझना, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपके लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता, विश्व की सबसे बड़ी समस्या जैव विविधता, और विश्व की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण। और प्रदूषण की वजह से जैव विविधता धीरे धीरे घट रही है। तो ये एक वर्तमान समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री रहे इस दुनिया में है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैव विविधता ही है। ठीक है, तो ये जैव विविधता वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और जैव विविधता के चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन तो 100% तो यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। चलिए पहले तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, जैव, दूसरा लिखा विविधता। तो जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब अगर बायो को देखें या जैव को देखें, मतलब क्या होता है? जीव जंतु। ठीक है, जीव और क्या है? पेड़ पौधे। इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधे। और विविधता का मतलब क्या होता है, या डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। इसका मतलब तो ये हुआ। तो अगर मैं इसके शाब्दिक शब्दों पे जाऊं तो मतलब क्या है कि जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे होने चाहिए? भिन्न भिन्न। लेकिन होने के कहाँ पर चाहिए? एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये कोई प्लेस है ए और ये कोई स्थान है बी, दो स्थान अलग अलग। ए प्लेस पे यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर 100 पेड़ हैं, 100 ट्री है, 200 यहाँ पर बफेलो है और 150 यहाँ पर मैन है। कुल मिला के यहाँ पर अगर इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 450। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मान के चलो 100 ट्री है, 250 यहाँ पर बफेलो है, 50 यहाँ पर कैट है, और यहाँ पर 100 आदमी रह रहे हैं, और यहाँ पर अगर 150 हिरन रह रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर इसका नंबर जोड़ोगे तो देखो कितना हुआ? 100, 350 और 400, और मतलब क्या है कि 450 से ऊपर हो जाएगा। क्लियर बात है? अब यहाँ पर देखने वाली ये बात ये है कि यहाँ पर क्या है? ट्री, और कौन है? बफेलो है, और कौन है? आदमी है। जबकि यहाँ पर क्या है? ट्री है, बफेलो है, बिल्ली है, और आदमी है, और कौन है? हिरन है। तो हुआ क्या यहाँ पर एक तो नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, मतलब प्रजातियाँ भी ज़्यादा है, साथ साथ में अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ भी ज़्यादा है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे ज़्यादा संख्या में पाए जाएं और अलग अलग प्रकार के पाए जाएं, तो जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं तो वो स्थान क्या कहलाता है? जैव विविधता का स्थान कहलाता है। मतलब शुद्ध शब्दों में समझो, मतलब ये है कि जैव विविधता से तात्पर्य यह है कि ऐसा स्थान जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु एक पर्टिकुलर एरिया, एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, वैसा स्थान क्या कहलाता है? हमारा जैव विविधता का स्थान कहलाता है, या जैव विविधता कहलाती है। तो अब तुम समझ गए हो जैव विविधता किसकी होगी ज़्यादा? इसकी। अब परिभाषा इसकी लिखो। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों, जीव जंतु एवं पादपों, पादप मतलब होता प्लांट्स। ठीक है, पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं।
अब देखो, मैंने बताया किसी एक पर्टिकुलर एरिया में विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। क्लियर है? एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक क्षेत्र में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं? जैविक हैं। दो चीज़ें होती हैं, कैसे मिलते हैं आपको? जैविक मिलते हैं और अजैविक मिलते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जैविक तत्वों की। तो जैविक मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन है। जैविक का मतलब क्या है? जिसमें जीवन है। इसका मतलब क्या है? अगर जीव जंतु पेड़ पौधे अगर किसी स्थान पर ज़्यादा हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे अगर किसी स्थान पर ज़्यादा है, या मैं इनडायरेक्ट बोलूँ कि जैव विविधता किसी स्थान पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? ये बताता है कि ये स्वास्थ्य, मतलब ये स्थान स्वास्थ्य, जिसको बोलते हैं, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैविक तंत्र का स्वास्थ्य का घोतक है। मतलब ये स्थान स्वास्थ्य के प्रति अच्छा माना जाता है। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, प्रत्येक जीव जंतु का पृथ्वी पर अपना कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो वो कार्य होता है, तो वो सारे अगर कार्य सभी व्यक्ति या सभी जीव जंतु पेड़ पौधे अपना काम सही तरीके से करेंगे, तो वो स्थान कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। जैसे पेड़ कहीं पर है, ऑक्सीजन दे अच्छी तरीके से, कोई जीव जंतु मर गया है तो डिकम्पोजर, इसको खपन करता कहते हैं, उसको वो जल्दी से ख़त्म कर दें, खा जाएं, तो क्या होगा? वायु प्रदूषण कम होगा। दूसरी चीज़ और भी, जैसे केचुआ है, केचुए के फंक्शन क्या होता है? मृदा को कैसा करता है? वो मृदा को पोरस बनाता है। तो इसका मतलब क्या है? मृदा को पोरस बनाए, किसान मित्र इसलिए कहलाता है। तो होता क्या है कि अगर सारे जीव जंतु पेड़ पौधे अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार के स्वास्थ्य का घोतक है। स्वस्थ आदमी स्वस्थ भी तो रहेगा ना उससे, यानी कि किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो लिखिएगा जैव विविधता किसी जैविक तंत्र का, जैव विविधता किसी जैविक तंत्र का जैव विविधता किसी जैविक तंत्र का स्वास्थ्य का घोतक है। स्वास्थ्य का घोतक है। स्वास्थ्य का घोतक है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी, तो वो एरिया कैसा होगा? स्वस्थ होगा। स्वस्थ, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति भी स्वस्थ होंगे, जीव जंतु और सारी प्रजातियाँ भी स्वस्थ होंगी। इसका मतलब तो यही है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अब देखिए, इसके बाद जैव विविधता का मतलब समझ गए हो? जैव विविधता का मतलब मैंने क्या बताया? किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का जो समूह रहता है, वो क्या कहलाता है? हमारा जैव विविधता कहलाता है। मतलब जैव विविधता से मतलब सिंपल इतना ही है कि डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिल जाए, वो क्या कहलाएगा? हमारा जैव विविधता कहलाएगा, चाहे वो कोई जगह पर हो। ठीक है? इसके बाद एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, देखिए, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985, जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में WG रोजेन ने किया। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WG रोजेन ने 1985 में किया। अगला लिखो, आगे लिखो, सर्वप्रथम जैव विविधता की परिभाषा, सबसे प्रथम जैव विविधता की परिभाषा एडवर्ड विल्सन द्वारा दी गई।
एडवर्ड विल्सन द्वारा दी गई। इसीलिए इन्हें जैव विविधता का जनक कहा जाता है। उसको एडवर्ड क्या लिखा है मैंने, विल्सन, ठीक है। चलो एडवर्ड विल्सन की जगह पे विलियम विल्सन कर लेना, एडवर्ड विल्सन, विलियम विल्सन, एक ही नाम होगा ये शायद, ठीक है। विलियम विल्सन या एडवर्ड विल्सन दोनों को कर लेना, वहाँ पे एक ही है व्यक्ति है, ठीक है। अलग अलग लिख रहा है दोनों जगह, विलियम विल्सन या एडवर्ड विल्सन, ठीक है। जैव विविधता के जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है, शब्द का प्रयोग W.G. रोजन ने पहली बार किया है। दूसरी चीज़, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा जिसने दी है, तो वो विलियम विल्सन या एडवर्ड विल्सन नाम का जो पर्सन है ना, अलग अलग दिखाई पड़ता है, तो उसने ही इसका प्रयोग किया था, उसने ही इसको परिभाषा दी थी। दूसरी चीज़, अगर इसको ही जैव विविधता का जनक भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रख लेना। देखो एक चीज़ समझना यहाँ पर, जैव विविधता का संबंध किस प्रकार से होता है, जैसे किसी भी स्थान पर अगर तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, किसी स्थान पर अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होगी। देखो तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्षा के होता है, तापमान ज़्यादा रहता है तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, बाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो बादल ज़्यादा बनेंगे, और बादल ज़्यादा बनेंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो किसी स्थान पर तो क्या होगा, सघन वनस्पति मिलेगी। अगर सघन वनस्पति ज़्यादा मिल गई तो इसका मतलब क्या है, ऐसे स्थान पर विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे कीट जीव जंतु पनप जाएंगे, पेड़ पौधे भी पनप जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ऐसे स्थान पर क्या होगा, जैव विविधता सर्वाधिक। ऐसे स्थान पे क्या होगा, जैव विविधता कैसे मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको आप याद रखेंगे तो जैव विविधता का फैक्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तापमान अधिक होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो सघन वनस्पति होगी, और सघन वनस्पति होगी तो जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाएगी। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम मैप को पढ़ते हैं तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक इस रीजन में सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा के आसपास, पता है ना। विषुवत रेखा के आसपास सर्वाधिक बारिश होती है, तो विषुवत रेखा के आसपास ही सबसे ज़्यादा क्या होती है, जैव विविधता पाई जाती है। मैंने बताया था विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, सूरज सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ता है तो सबसे ज़्यादा तापमान भी रहता है, और तापमान भी रहेगा तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने, अमेजन नदी के साथ साथ एक कांगोजारी नदी और ये सारी नदियाँ भी हैं इस क्षेत्र में। तो वो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं पानी को उपलब्ध करा देती हैं, और पानी अगर उपलब्ध होगा तो सीधा उसके ऊपर तापमान डायरेक्ट पड़ा, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़े तो क्या होगा, बाष्पीकरण पानी का होगा, और बाष्पीकरण होगा तो क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो क्या होगा, बारिश भी होगी, है ना। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा बादल कभी कभी ऐसे बनते मजे वाले, मतलब उड़ जाते हैं, बसते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर पानी की उपलब्धता है तो वहाँ पर बादल बनेंगे तो बरसेंगे ज़रूर, क्लियर बात है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ओवरऑल बताता हूँ, मतलब जैव विविधता से तात्पर्य क्या है, जैव विविधता का तात्पर्य ये है कि ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे छोटे मोटे से लेकर किसी भी प्रकार का हो, आपको मिले, नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा मिले, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो किया मैंने बता दिया, W.G. रोजन ने किया। उसके बाद एडवर्ड विल्सन को मान लो, तो परिभाषा दी है तो उसने क्या किया है, उसको जनक मान लो। दूसरी चीज़ यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था इसका संबंध किस प्रकार से होता है जैव विविधता से, तो तापमान ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो सघन वनस्पति ज़्यादा होगी, और सघन वनस्पति ज़्यादा होगी तो ऐसे स्थान पर जैव विविधता ज़्यादा होगी। क्लियर बात है ना। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत हो तो बताओ। अब एक लिखो छोटा सा चीज़, वर्षा ऋतु में जैव विविधता
वर्षा ऋतु में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। वर्षा ऋतु में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। वर्षा ऋतु में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। देखो, आपको एक चीज़ पता है कि वर्षा ऋतु जैसे ही आती है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी निकल आती हैं, जैसे कुकुरमुत्ता निकल आया। अब कुकुरमुत्ता निकल आता ना पानी बरसा में छाता लेके, ठीक है, और तुम्हारे पास तो ब्लैक छाता होता है, उसके बाद वाइट छाता होता है। अब वो निकल के आया ना, तो है तो एक प्रकार की प्रजाति ही। अब वो निकल के बाहर आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो संख्या है पेड़ पौधों की, उसमें अगर उसको काउंट करते हो तो बढ़ा देगा नंबर, एक नंबर इंक्रीज कर जाएगा। जीव जंतुओं में छोटे छोटे कीट पतंगे, ठीक है, मच्छर, अब बहुत सारे और छोटे छोटे रहते हैं जो आप लाइट जलाओ तुरंत आ जाते हैं, बस तुम्हें प्रकाश देने के लिए, है ना, गिरते रहते हैं जब, जिसको पतारी बतारी बोल देते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो भी बहुत सारे निकल आते हैं। तो अब आखिर में इस प्रकार के जीव जंतु ज़्यादा हो गए ना, तो अब ये ज़्यादा हो गए तो सीधी सी बात है, ज़्यादा होने पर यहाँ पर क्या होगा, जैव विविधता भी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इतना आप समझ गए हो। तो मैंने बताया वर्षा ऋतु में सर्वाधिक क्या होती है, जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है भाई, आगे चलो। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके आगे कहाँ पर है वो, चलिए अब आगे देखो। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अब आगे भारत में जैव, अब बनाओ एक छोटा सा लिखो, भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र, भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र, भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो देखो हमारा भारत जो है ना, भारत में भी जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। आप जानते हो मैंने बना दिया छोटा सा नक्शा आपके लिए, प्यारा था। अब आप इसको बना सकते हो अपना, अब समझ लो कैसे भी समझो, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, ठीक है। भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आपको ध्यान में रखना है, अगर ये वाला क्षेत्र दोनों घाट बोले जाते हैं, मैंने बताया था, ये बोला जाता है तुम्हारा पूर्वी घाट, ये बोला गया तुम्हारा क्या, पश्चिमी घाट। और दूसरा एक रीजन आपको बताया, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय वाले रीजन में। यानी क्या मतलब क्या है कि मेघालय वाले क्षेत्र में भी सर्वाधिक जैव विविधता मिलेगी, मेघालय। तो भारत में अगर कोई आपसे पूछे कि सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मेघालय। क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बारिश भी होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सिंपल है, बना लो, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? भारत में क्या कौन से क्षेत्र हैं, तो पश्चिमी, पूर्वी और मेघालय। क्यों है, बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होगी तो फिर वनस्पति ज़्यादा उगेगी, और वनस्पति ज़्यादा उगेगी तो जैव विविधता सर्वाधिक ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला लिखो एक और क्वेश्चन क्या, ये यहाँ तक समझ में आया। अब भारत में देख लिया तो विश्व में भी देख लो, तो लिखो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो वो पढ़ेंगे आपके लिए कौन से, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में आपको याद रखना कौन सी जगह। एक तो याद रखना है विषुवत रेखा के पास बने, विषुवत रेखा के समीप वाले या विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा के समीप वाले या विषुवत रेखा पर। ठीक है, पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र अमेजन नदी के आसपास वाले क्षेत्र,
अमेजन नदी के आसपास के क्षेत्र। तीसरा आपको याद रखना है, एक नदी अभी मैंने बताई थी कांगो जैरे, कांगो जैरे नदी के आसपास, ठीक है, ये विश्व में होगा, ठीक है भाई। विश्व स्तर पे मैंने आपको बता दिया था जैव विविधता कहाँ पर मिलेगी, विषुवत रेखा के आसपास। सनलाइट डायरेक्ट पड़ेंगे, सनलाइट अगर डायरेक्ट पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण का कारण वहाँ पर बनती है दो नदियाँ, कांगो जैरे, अमेजन। क्लियर बात है ना, अमेजन पानी बहुत ज़्यादा होता है अमेजन में, ठीक है। तो अब क्या है, विषुवत रेखा के पास में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाएगी। क्लियर बात है ना, बारिश ज़्यादा होगी इस क्षेत्र में। हाँ, भारत में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मेघालय, ठीक है। भारत में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मेघालय, और विश्व में विषुवत रेखा के समीप वाले क्षेत्र, अमेजन नदी के आसपास वाले क्षेत्र और कांगो जैरे नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में, ठीक है। क्लियर बात है ना, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो वो तो आगे चले। अब देखो, मैंने आपको कभी भूगोल में पढ़ाया होगा दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल और एक लैटिट्यूडिनल, यानी कि लॉन्गिट्यूड वाली और लैटिट्यूड की। यानी कि अगर एक बात करेंगे तो एक कौन सी होती है, विषुवत रेखा, वो एक होती है कौन सी तुम्हारी अक्षांश, एक होती है तुम्हारी देशांतर। तो जब अक्षांश रेखा, अक्षांश का मान में ये जो होता है ना, जैव विविधता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है, अगर अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा तो जैव विविधता कैसी बनेगी, कम होगी। और अगर जैव विविधता की वैल्यू बढ़ेगी तो अक्षांश से कैसी होगी, अक्षांश रेखा पे कम होगी। अक्षांश रेखा होती कौन सी है, 0 डिग्री विषुवत, ये वाली ये होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 0 डिग्री वाली लाइन ये है तो ये विषुवत रेखा बोली जाती है, कोई डाउट ही नहीं है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसी को कहते हैं भाई। इसका मतलब क्या है, तुम अगर इसके पास में जा रहे हो, ये 0 डिग्री विषुवत है तो ये 1 डिग्री विषुवत होगी, ये 2 डिग्री होगी, ये 3 डिग्री होगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और उसी प्रकार से ऊपर की तरफ अंतर क्या होगा, साउथ और नॉर्थ लिखा होगा, साउथ और नॉर्थ लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, तुम जैसे जैसे विषुवत रेखा के समीप जा रहे हो, विषुवत रेखा के समीप जा रहे हो तो क्या है, जैव विविधता क्या करेगी, बढ़ेगी। मतलब अक्षांश का मान अगर कम हुआ तो विविधता बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब आप 0 डिग्री विषुवत रेखा के आसपास कहीं घूम रहे हो और वो भी स्पेशल तौर से 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक, तो क्या है, जैव विविधता कैसी होगी, सर्वाधिक। तो इसलिए मैंने एक रिलेशन लिख दिया, अक्षांश का मान बढ़ेगा तो जैव विविधता का मान, अक्षांश का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जैव विविधता। क्लियर है ना, इसको आप याद करिएगा और ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मेहनत करनी पड़ेगी। अगला चलो, तो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन कोई, बताइए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी। जैसे मैंने अगर ऐसे लिख दिया और मैंने अगर पूछ दिया सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता मैंने तुमसे पूछ लिया और मैंने ऑप्शन यहाँ पर ऐसे दे दिए, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 22 डिग्री,
28 डिग्री। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर होगी भाई? सबसे कम मान जहाँ पर होगा वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होगी। तो कितना होगा? अक्षांश के सापेक्ष 60 डिग्री पर जैव विविधता सर्वाधिक मानी जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी लिख लो क्वेश्चन को, ताकि कहीं लटक ना जाओ ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, अब आगे देखो, ये हो गया, समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है कि जा रहा है? आना चाहिए, बहुत आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है? रफ कर रहे? अब समझ में आया? मैंने अभी तक क्या बताया? जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का प्रयोग किसने किया, जैव विविधता शब्द को किसने बताया, परिभाषा किसने दी। उसके बाद मैंने बताया आपको क्या, जैव विविधता के बारे में आपको बताया था विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर होती है, भारत में सर्वाधिक क्या होती है। तो भारत में 3 ही स्थान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मेघालय क्षेत्र। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया विश्व में कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में या विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र में, अमेजन और कंगोजारी नदी के पास में। ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया इस पे जाके कि अक्षांश का मान ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जैव विविधता का। फिर मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे कोई ये जगह है, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, चोटी, और ये इसका क्या होता है, जिसको गर्त बोल देते हो, ये चोटी होती है, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घाटी, घाटी या बैली। ठीक है, बैली। और ये क्या होती है, इसकी पीक। पीक मतलब थूकना वाला में समझ लेना ना, तो समझो रजनीगंधा खा के और कदमों में दुनिया करनी है, चोटी पे थूकना है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना। चोटी ये रही, घाटी ये रही। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी, है? सभी दिमाग लगाओ शर्मा जी, रेड सेट। अभी तुम्हारी लाल सूची भी आएगी ना, तुम बताओ जल्दी। हैं, घाटी में। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि चोटी पे बारिश अगर होगी तो पानी सारा पानी नीचे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी मिल जाएगा, सनलाइट मिल ही रही है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। और इसको याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी चोटी और घाटी से। ठीक है, चोटी में कम, घाटी में ज़्यादा, है ना। अब कोई लड़कियाँ समझे, चोटी में कम घाटी, जिसको बैली बोलते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, जैसे उत्तराखंड वगैरह क्षेत्र है, उत्तराखंड वगैरह क्या है, बैली है। ठीक है, तो इसीलिए तो उत्तराखंड को ही बोलते हैं फूलों की घाटी। ठीक है, तो फूलों की घाटी बोलते हैं, तो फूल कैसे हैं, घाटी में स्थित है। तो घाटी में स्थित है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जैव विविधता भी सर्वाधिक होगी। कितने बार, कहाँ, किसको जाने को मिल गई? हाँ, देख सकते हो, अभी बहुत सुनहरा सुनहरा, उससे जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छे अच्छे फूल रहते हैं, है ना। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप आगे और बढ़ो। देखो, एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है पूर्वी घाट, और एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनको आप लिख लो। ठीक है, तो पूर्वी घाट में कौन से क्षेत्र आते हैं उनको आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, और पश्चिमी घाट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनको आप लिख लो।
तो पहले लिखो पूर्वी घाट में। कहाँ लिखवाया मैंने अभी? कौन कौन सा स्टेट आता है? तो लिखो पहले पूर्वी घाट में। स्टेट लिखो पहला पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल मैं बोल रहा हूँ, लिख लो तुम। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एक है चौथा तमिलनाडु, ठीक है भाई। पूर्वी घाट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है। पश्चिमी घाट में लिख लो, पश्चिमी घाट में जो यहाँ पे तुम डूबे डूबे राज्य देखते हो ना, पानी वानी भरा रहता है, वही क्षेत्र है पश्चिमी घाट। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद लिखो आप कर्नाटक, और एक लिख लो आप केरल, ठीक है, केरल। ये आपके पश्चिमी घाट में आएंगे, वो पूर्वी घाट में है। तो कुल मिला के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। अब एक नोट लिख लो बढ़िया सा, नोट लिखो। तमिलनाडु, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट दोनों में गिना जाता है। तमिलनाडु पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट दोनों में गिना जाता है। अब देखो, तुमसे अगर कोई कहे कि पूर्वी घाट में कितने हैं, तब कितने बनाओगे? कितने राज्य? 3। और तमिलनाडु को पूर्वी घाट में, तमिलनाडु को भी शामिल करिए, कितने को? 4। यहाँ पर क्या करोगे? 2 तो 4 1 5, तमिलनाडु को भी शामिल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तमिलनाडु 2 बार गिन जाएगा। तो इसका मतलब कुल अगर तुमसे संख्या पूछी जाएगी तो कितनी बताओगे आप? देखो 5 4 9, कुल जैव विविधता वाले क्षेत्र कितने हैं? 9। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तमिलनाडु दोनों में गिना जाएगा, तमिलनाडु दोनों में गिना जाएगा। तो इस आधार पर अगर तुमसे ये पूछे पूर्वी घाट में कितने हैं, तो पूर्वी घाट में बताओगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट में कितने हैं? ये 5 और प्लस ये 6। लेकिन अगर कुल पूछे जाएंगे तो कितना बताओगे आप? 9। इसको आप याद रखना। तो देखो 5 तो ये, 2 तो 4 1 5 और 4 ये 9, ठीक है। मैंने बताया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में तमिलनाडु दोनों में काउंट किया जाता है। अगला एक नोट पॉइंट लिखो, नीलगिरी पर्वत, बातें नहीं करो, पढ़ाने दो। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी व पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी व पूर्वी घाट का दोनों का मिलान है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलान है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक क्या बताया, फिर रिवाइज करता हूँ। मैंने बताया आपको जैव विविधता क्या है,
सिंपल शब्द में किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाने वाले, नंबर ऑफ स्पीसीज विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। सिंपल परिभाषा होगी। सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का W.G. रोजन, सर्वप्रथम परिभाषा वगैरह तो विलियम विल्सन या एडवर्ड विल्सन, ठीक है। ऐसे करके देख लेना, ऑप्शन में एक ही कोई मिलेगा। दूसरी चीज़ फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया कि भारत में सर्वाधिक जैव, फिर मैंने आपको बताया एक संबंध तापमान का, अगर तापमान ज़्यादा वर्षा ज़्यादा तो सघन वनस्पति ज़्यादा तो वहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे के साथ साथ में जानवर आनवर बिच्छू सार पार और भी घुस जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैव विविधता ज़्यादा। और जैव विविधता अगर ज़्यादा है तो ऐसा स्थल कैसा कहलाता है, स्वास्थ्य का घोतक कहलाएगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कि विश्व में ऑक्सीजन का हृदय किस फॉरेस्ट को कहा जाता है, अमेजन फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है, अमेजन फॉरेस्ट को क्यों पंप मतलब हार्ट पंप मतलब हृदय का क्या कहते हैं, हृदय कहा जाता है, क्योंकि वो ब्लड को साफ करता है। उसी प्रकार से अमेजन वन जो क्या करते हैं, पूरे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। क्लियर बात है ना। तो इस आधार पर तो फिर मैंने आपको इसके बाद बताया कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और उसके बाद क्या है, मेघालय का क्षेत्र। फिर मैंने विश्व में बताया आपको कौन सा, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र, अमेजन और कांगो जारी नदी के आसपास वाले क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। पूर्वी घाट में आप ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दोनों में गिना जाएगा, ठीक है। और ऐसे याद रखो कि जो नीचे वाले क्षेत्र, गुजरात के नीचे वाले क्षेत्र जो पानी में डूबे हुए हैं, और पश्चिम बंगाल के पास वाले क्षेत्र जो पानी में डूबे हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों में क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। अब इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अक्षांश के साथ कैसे संबंध है उसका, ये भी मैंने बताया। फिर मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको। अब अगला एक नया लिखो और मैं बात करता हूँ जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार, ठीक है। तो जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, तो इसको आप ध्यान में रखना। जैव विविधता जो होती है ना, वो 3 भागों में गिनी जाती है। जैसे पहली जैव विविधता है जीन के आधार पर या आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक, वो जीन के आधार पर ही कही जाएगी, आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता, ठीक है। प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता, अगली है सामुदायिक विविधता, सामुदायिक विविधता, सामुदायिक विविधता, ठीक है। आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, सामुदायिक विविधता, ये 3 स्तर होते हैं जैव विविधता के, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब जीन्स के आधार पर क्या होता है, आनुवंशिक विविधता क्या होती है, प्रजाति विविधता क्या होती है, सामुदायिक विविधता क्या होती है, इस विविधता को पढ़ाऊंगा मैं अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक की पहले चीज़ों को समझ लीजिए और कोशिश करिएगा आप यहाँ पर इनको समझ सकते हैं। वर्डों से आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो अगले दिन पढ़ाऊँगा, ठीक है, जैव विविधता के प्रकार। जब अभी 10-15 मिनट में हो भी नहीं पाएंगे तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर अगले दिन देखता हूँ मैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।